तो जो हमारी क्लास 1 हुई थी उसमें हमने जस्ट एक ओरिएंटेशन ली, मैंने थोड़ा अपने बारे में बताया, ठीक है, कोर्स आउटलाइंस के बारे में बताई कि हमारी क्या क्या आउटलाइंस हैं। एक प्रैक्टिकल कोर्स है जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाई जाएंगी, एक्सेल बेस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। और कुछ जो मेजर आईएफआरएस हैं, काफी हद तक आप कह लें कि 60-70%, 80% जिनसे आपका वक्तन फवक्तन या फ्रिक्वेंटली वास्ता पड़ता है, वो हम डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आजकल सिस्टम लगे हुए हैं, बन जाती हैं, और जोहो, ओडो, क्विक बुक्स, ईआरपी लगे हुए हैं, एसएपी लगे हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक जो कि मोस्ट कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर हैं, तो वहां से स्टैंडर्ड की बनती है। मैंने कहा बिल्कुल ऐसी ही बनती हैं, लेकिन देखें हर जो जुरिस्डिक्शन होती है ना, जैसे पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन है, एसईसीपी इसमें रेगुलेटर है, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर है, तो उन्होंने अपने अपने एक फॉर्मेट दिए हुए हैं, आई कैप है, ठीक है। तो उस केस में फिर क्या होता है कि आपको जो है वो रेलिवेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस होती हैं, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है, उस हिसाब से ये आपने बनानी होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनाई जाती हैं, इसके यूजर्स क्या हैं। तो हमने कहा था कि देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स आपके रेगुलेटर्स भी हो सकते हैं, जैसे एक प्राइवेट कंपनी है तो उसने अपने अकाउंट सबमिट करवाने हैं, एससीसीपी में करवाने हैं, उसने स्टॉक एक्सचेंज में करवाने हैं, अगर सॉरी स्टॉक एक्सचेंज में कह रहा हूँ, एफबीआर में करवाने हैं टैक्स रिटर्न के साथ, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज के अलावा जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं, तो उनके लिए क्या होता है कि उन्होंने अपने अकाउंट्स को अपने इन्वेस्टर्स को देना है, लेंडर्स को देना है, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, उन्होंने अपने अकाउंट्स को सबमिट करवाना है। तो मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ठीक है। ये हमारी बात हुई। देन वी डिस्कस्ड के जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उनके लिए कोई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, ठीक है। मतलब देखें ना, पाकिस्तान में है वो, लेट्स सपोज मैं जैसे बात करूं तो इंग्लिश में भी बन जाती हैं, ठीक है, समझ आ जाती है, या ये चीजें डिस्क्लोज करनी है, एससीसीपी की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं आपने वो फुलफिल करनी है। आप किसी और कंट्री में जाते हैं उसमें और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम पाकिस्तान के हिसाब से पढ़ रहे हैं जस्ट, तो जस्ट मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क चूज करना ये बड़ा जरूरी है कि भाई मेरे ऊपर आया कि एप्लीकेबल कौन सी है। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि जो कंपनीज एक्ट का जो 3rd शेड्यूल है, ठीक है, ये देखेंगे, ये आपको गाइडेंस देता है कि भाई कंपनी क्या है, कंपनी का क्लासिफिकेशन के हिसाब से उसके ऊपर बताता है कि इसके ऊपर कौन से स्टैंडर्ड लगेंगे, ठीक है। नॉर्मली फुल आईएफआरएस लगेंगे या कोई स्मॉल एंड मीडियम साइज की कोई इसमें निकलेगा, ठीक है। अब ये स्मॉल मीडियम साइज क्या देखें जो फुल आईएफआरएस है ना, फुल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए आईएफआरएस है, उसमें आपके पास कंपिटेंसी होनी चाहिए, टीम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार अगर आपके पास ऐसा टीम या कंपिटेंसी नहीं है, आपकी कंपनी प्राइवेट है, वो लिस्टेड भी नहीं है, तो आपको हम ना स्मॉल साइज आईएफआरएस देते हैं, आप वो अप्लाई कर दीजिएगा। आपको मीडियम साइज देते हैं, वो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे कंपनी के हिसाब से ना वो आपको देते हैं, क्या देते हैं, वो आपको गाइडलाइंस देते हैं। जैसे अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है, ठीक है, अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी है और वो लिस्टेड भी है, तो उसने फुल आईएफआरएस लगाने हैं। उसके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगेंगे, एप्लीकेबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, फुल आईएफआरएस। मतलब उसने तमाम आईएफआरएस के पेश नजर रहते हुए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है। लेट्स सपोज उसकी सेल है तो वो एज पर आईएफआरएस 15 रिकॉर्ड करनी है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो एज पर आईएस 24 रिकॉर्ड करनी है, कोई उसने लीज ली है तो आईएफआरएस 16 अप्लाई करना है, कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो आईएस 16 अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके ऊपर एसईसीपी का कौन सा शेड्यूल लगेगा, कंपनीज एक्ट का वो 4th शेड्यूल अप्लाई होगा, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं सर जी ये कंपनी नॉन लिस्टेड है। मैंने पूछा अच्छा नॉन लिस्टेड है तो क्या वो पब्लिक सेक्टर है, आपने कहा हाँ वो पब्लिक सेक्टर है। वो रजिस्टर्ड है किसी न किसी इदारे के साथ, बिल्कुल रजिस्टर्ड है, तो उस पर भी आईएफआरएस ही लगेंगे, ठीक है। जैसे आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है, ये पेंशन फंड है, ये मुदारबा है, तो इनके ऊपर भी आईएफआरएस लगता है, लेकिन इस पे 5th शेड्यूल लगेगा एसईसीपी का। 5th शेड्यूल और 4th में थोड़ा डिफरेंस होता है डिस्क्लोजर के एतबार से, ठीक है। तो ये भी हम डिटेल में भी डिस्कस कर लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा आजकल आपको पता है इन्होंने जो नई एक रिक्वायरमेंट आई थी कि तमाम कंपनी जो कि सेल ऑफ शुगर में इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर भी फुल आईएफआरएस लगेंगे। माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं, जायज कैश, इजी पैसा, ये भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के तौर पे बनाते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली कंपनीज आईएफआरएस को फॉलो करती है। उसके बाद आपने कहा सर जी अगर लार्ज साइज कंपनी हो और वो नॉन लिस्टेड हो और उसका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से ज्यादा हो, 200 मिलियन या 200 मिलियन से ज्यादा, और उसका टर्नओवर मतलब उसकी जो सेल है वो 800 मिलियन से ज्यादा हो और इम्प्लाइज उसमें 750 हो, मैंने कहा फिर भी उस पर आईएफआरएस ही लगेंगे और 5th शेड्यूल लगेगा, ठीक है। तो यहां से देखें जो जुरिस्डिक्शन होती है ना उस कंट्री की, वो आपको बताती है कि क्या अप्लाई होगा, ठीक है। तो एससीसीपी का जो 3rd शेड्यूल है ये आपको गवर्न करता है कि भाई इस पे क्या चीज एप्लीकेबल है,
इस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो फुल आईएफआरएस फॉलो होंगे या उसमें कोई और क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो फुल आईएफआरएस है। उसके बाद कुछ उन्होंने जो अभी मैंने आपके साथ ये शेयर की, इसमें आपको अंदाजा हो जाता है कि इस पे अगर वो लार्ज साइज है, टर्नओवर ये है, तो इस पे ये अप्लाई होगा स्टैंडर्ड। ठीक है, और फिर एसईसीपी ने अपने भी बनाए हुए हैं, फिफ्थ शेड्यूल, फोर्थ शेड्यूल, वो भी अप्लाई होते हैं। दूसरा फिर इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर जी, अगर आपके लोकल लॉ में और आपके आईएफआरएस में अगर कोई जिसे कह लें कि डिफरेंस आ गया, ठीक है, तो क्या, तो भाई अगर कोई डिफरेंस आ गया तो लोकल लॉ प्रिवेल करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, एक ये मेजर अमेंडमेंट आई थी कि जो अंडर सेक्शन 42 कंपनीज है ना, आपकी एनपीओज वगैरह हैं, उनके ऊपर भी फुल आईएफआरएस लगेगा। ठीक है, उसके बाद जी आप कहते हैं कि सर जी जिनका पेड अप कैपिटल 200 मिलियन से कम हो, मतलब 1 मिलियन है, ठीक है, या उससे भी कम है लेकिन वो नॉन लिस्टेड, तो भाई उनके ऊपर स्मॉल साइज, आईएफआरएस फॉर स्मॉल साइज। आप कहते हैं कि सर जी ये क्या चीज है, ये आईएफआरएस से डिफरेंट है। बेसिकली देखें आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड बोर्ड है ना, आईएएसबी, उसके अंडर कोई 172 कंट्रीज आते हैं या इससे भी ज्यादा हैं। ठीक है, और उन्होंने स्टैंडर्ड इशू किए हुए हैं आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है उन्होंने उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक मतलब देखें ना, हर कंट्री तो डिफरेंट है, किसी में क्या चीज डिस्क्लोज करना जरूरी है, किसी में क्या, लेकिन देखें सेल तो हर किसी में होती है ना, परचेज तो हर जगह होती है। ठीक है, चीजें उधार पे भी ली जाती हैं, चीजें किराए पे भी ली जाती हैं, लीज भी होती हैं, तो उन्होंने एक इसको सिंक्रोनाइज किया एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो आईएफआरएस इंटरनेशनल है, लेकिन जो ये फोर्थ शेड्यूल और जो फिफ्थ शेड्यूल होता है ये उस लोकल कंट्री की होती है। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि हर जगह पे फोर्थ शेड्यूल फिफ्थ शेड्यूल नाम हो, पाकिस्तान में ये नाम है। ठीक है, तो ये एडिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि उस कंट्री का रेगुलेटर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आईएफआरएस लगेंगे। उसके बाद आप कहते हैं कि सर जी जो छोटी कंपनी है जिनके पेड अप कैपिटल कम है उन पे भाई आईएफआरएस फॉर एसएमईज लगेंगे। तो सर जी ये क्या कोई डिफरेंट चीज है? बिल्कुल डिफरेंट चीज है। ठीक है, लेकिन मेन इनकी रिक्वायरमेंट है वो आईएफआरएस से मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि देखें ना कंपनी छोटी है, टर्नओवर थोड़ा है, इंप्लॉइज कम है। आप कहते हैं कि सर जी एक कंपनी है जिसका वो प्राइवेट कंपनी है और उसका पेड अप कैपिटल जो है ना 10 मिलियन से ज्यादा है, लेकिन 200 मिलियन से कम है। मैंने कहा उस पर भी आईएसएमईसी लगेगा, आईएफआरएस फॉर एसएमईसी। आप कहते हैं कि सर जी अगर कोई और हो, मतलब 10 मिलियन से भी कम है, वो स्टिल वो फिर रिक्वायरमेंट है कि वो स्मॉल साइज के अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉरेन कंपनी जो पाकिस्तान में आई और उसका पेड अप कैप जो उसका टर्नओवर है वो 1 बिलियन से कम है, उसके ऊपर भी आईएफआरएस ही अप्लाई होंगे, आईएफआरएस फॉर एसएमईज ही अप्लाई होंगे। ठीक है, और फिफ्थ शेड्यूल लगेगा। तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फिर स्मॉल साइज को उन्होंने दे दिया कि जिन कंपनी का पेड अप कैपिटल 10 मिलियन तक है और उनका टर्नओवर 150 मिलियन तक है और इम्प्लॉयज भी 250 से कम है, बेशक एक इम्प्लॉय है, दो है, तो उनके ऊपर एएफआरएस फॉर एसएससीज लेते हैं। ये आई कैप इशू करता है, आई कैप। और जो ये एसएमईज वाले हैं ये भी आई कैप। ठीक है, और वो किस पैटर्न पे बने होते हैं, आई कैप ने बस एक इदारा है बना दिए। ठीक है, लेकिन मेन जो उनकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो वही होती हैं जो कि फुल आईएफआरएस की होती हैं, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी ने इशू किए थे। उनको थोड़ा अमेंड करके अपने हिसाब से थोड़ा सा टेलर करके इधर डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट एक थर्ड शेड्यूल है जो कि आपको बताता है कि भाई अप्लाई क्या होना है आपके ऊपर। तो अगेन देखें, आज के दौर में वही हमारी बात पहले भी हो चुकी है कि जवाब से ज्यादा सवाल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन बड़ी जरूरी है कि भाई क्या चीज अप्लाई होगी। सर नॉन लिस्टेड कंपनी पेड अप कैपिटल, हाँ ये मैंने आपको बता दिया ना, नॉन लिस्टेड कंपनी पेड अप कैपिटल टर्नओवर एम्प्लॉय इफ इफ एनी और नीड टू बी फुलफिल। नहीं नहीं, सिर्फ बस यही चीजें देखनी होती हैं। देखिए ना, जो लॉ ने कह दिया वो देखेंगे ना हम, और किन चीजों में हम पढ़ेंगे। बस लॉ आपको कहता है, एसईसीपी जो कि सिक्योरिटीज को मैनेज कर रही है कंपनीज को, उन्होंने कह दिया कि बस आपने ये देखना है, तो आप एडिशनल रिक्वायरमेंट क्यों देखेंगे वो। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमें अपने कोर्स की आउटलाइन डिस्कस की कि हमारे ये मेजर आईएफआरएस जो हैं इसमें डिस्कस होंगे, मॉड्यूल वाइज हमने इनको ब्रेक किया हुआ है। टैक्स के बारे में खास तौर पे जो आईएफआरएस 15 है, इनकम टैक्स का आईएस 12 है, ये हमने डिस्कशन करनी है इसके ऊपर। ठीक है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली बनाना सीखनी है, लेकिन हम इन चीज़ों को ना आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर कर रहे होंगे। ये नहीं है कि मैं एकदम आपको जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ले जाऊं। खैर मैं लेके भी गया था, उसमें मैंने देखे आपको ये सारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इसका ओवरव्यू भी दिया था, बताया था कि भाई ये कैसे बनी हुई है। ठीक है,
इसकी एसेट साइड क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है, नॉन करंट क्या है, तो ये ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप लोग अगर इसको मजीद डेप्थ में सीखना चाहें तो ग्रुप में भी क्लास की हमने ये शेयर की हुई है, मैं दोबारा भी कर दूंगा, तो आप वहां से सीख सकते हैं। आई थिंक दोबारा इस पे टाइम लगाना फिर थोड़ा सा जो है ना वो ठीक नहीं है, हम क्योंकि ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो बेहतर है कि हम ये टाइम आज के नए जो टॉपिक हैं उन पे सर्व करें। तो मॉड्यूल 1 हम डिस्कस कर चुके थे जी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है, आईएफआरएस कौन इशू करता है, क्या इनकी आउटलाइंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या क्या डिस्कशन होती हैं, फिर ये फुल आईएफआरएस क्या है, आईएफआरएस फॉर एसएमईज क्या है, ये कौन इशू करता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने कहा था कि जहां कहीं भी लॉ की, लोकल लॉ की रिक्वायरमेंट में और इंटरनेशनल लॉ में कहीं अगर अनोमली आई, कोई डिफरेंस आया, तो वही डिस्कस के भाई लोकल लॉ प्रिवेल करेगी। नहीं वो देखें, अगर आप ये पूछ रहे हैं ना कि उस्मान भाई हैं शायद, कि क्या एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है सारी, तो ये देखें आप, ये तो लिखा हुआ है ना इधर। जैसे एक बात है, मैं जैसे एक सिंपल सी चीज पे लेके जाता हूँ प्राइवेट कंपनी वाली पे। देखें अगर एक प्राइवेट कंपनी है, देखें ना, एससीसीपी तो स्मॉल लार्ज साइज की कोई डेफिनेशन नहीं देता, ठीक है, मतलब एज पर इनकॉर्पोरेशन पे तो नहीं देता, बस पब्लिक है, प्राइवेट है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, या एसएमसी है, ठीक है, ये तो बाद में वो इन डेप्थ में देता है। आप देखें कंपनी है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, आप कहते हैं कि सर जी वो प्राइवेट कंपनी बनी है, पेड अप कैपिटल उसका 10 मिलियन तक है, वो 1 लाख भी हो सकता है, अप टू 10 मिलियन है ना, 10 मिलियन से भी ज्यादा ना हो, ठीक है, 10 मिलियन तक बेशक हो, या उससे कम, बेशक 1 लाख हो, 2 लाख हो, 3 मिलियन हो, 6 मिलियन हो, ठीक है। एक बात, एक ऐसी कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल अप टू 10 मिलियन, टर्नओवर कितना है, एक्सीडिंग, नॉट एक्सीडिंग सॉरी, 150 मिलियन, 15 करोड़ से कम सेल हो उसकी, और आगे देखो लफ्ज क्या लिखा हुआ है, एंड, और, ये जरूरी है, और उसके इंप्लॉय 250 से कम हो, नॉट मोर देन 250, 250 हो या 250 से कम हो, तो भाई उसके ऊपर ये स्टैंडर्ड लगेंगे। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फुलफिल ना हुई, लेट्स सपोज उसका पेड अप कैपिटल 2 मिलियन है और उसकी सेल जो है वो 120 मिलियन है, ये दोनों पूरी होगी, लेकिन जो इंप्लॉयज है ना वो 251 है, तो भाई उस पर ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। वो उस पर फिर क्या अप्लाई होगा, वो इधर आएंगे आप और इन कंडीशन में डालेंगे कि उसका पेड अप कैपिटल जो है वो 10 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। आप कहते हैं कि सर जी 10 मिलियन से ज्यादा तो नहीं है, वो तो 6 मिलियन है, ओके हो गया। टर्नओवर ग्रेटर देन 150 मिलियन, आप कहते हैं कि सर जी ये भी नहीं है, 120 मिलियन है। आगे देखो एम्प्लॉयज की और लिखा हुआ है, या भाई लाजमी नहीं है कि ये भी अगली कंडीशन भी फुलफिल करो, ठीक है, और है इसमें, और का लफज है, तो और या ऑप्शंस दे देता है आपको। वो कहता है कि यार अगर पेड अप कैपिटल कम है 10 मिलियन से, या ज्यादा भी है तो खैर है, और मतलब या आपकी जो सेल है वो 15 करोड़ से कम है या ज्यादा है, या आपके एम्प्लॉय 250 से ज्यादा है, जैसे देखा ना हमारे 251 है लेकिन 750 से कम है, तो भाई देखो हमारे ऊपर ये तीनों चीजें फुलफिल हो गई, तो अब हम फिर ये लगाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। जी जी, क्लास 1 की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जनाब, आपके साथ शेयर कर देंगे, ठीक है। जस्ट मैंने देखे आप लोग जो नए आए हैं ना उनको अपने साथ मिलाने के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, पहले वाले भी यार वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। और देखें आज का दौर हो या जो भी दौर हो, खैर डायरेक्शन इज मच इंपॉर्टेंट देन स्पीड, ठीक है, कि स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ना कि मैंने इस्लामाबाद जाना है, स्पीड कम भी रख लें ज्यादा भी रख लें, नो डाउट फर्क पड़ेगा, लेकिन आपको एक चलते जाएंगे आप, ठीक है। अगर आपको स्पीड आपकी ज्यादा और पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, मंजिल का तयन ही ना हो, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खास तौर पे, ठीक है, वो ये बड़ा जरूरी है कि भाई मेरे ऊपर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है। मैंने ऐसे बहुत से कंसल्टेंट्स को देखा है, देखिए मैं किसी को कोई वो नहीं कर रहा, डिसरिस्पेक्ट या डीमोटिव, शायद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से होता हो, वो अकाउंट्स बना देते हैं, ठीक है, अप्रूव कर देते हैं, एससीसीपी में चले जाते हैं और एफबीआर में चले जाते हैं, और उनका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ही सही तरह से चूज नहीं हुआ होता, ठीक है। तो आप देख लें कि फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको हो सकता है कि आप एडिशनल डिस्क्लोजर दे रहे हो, आपने फुल आईएफआरएस लगा दिया, आप पे तो स्मॉल साइज के लगने थे। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, क्यों हम अपने आप को इतना ज्यादा जो है ना वो अकाउंटेबल करें, ठीक है, जिस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, जरूरी है, लेकिन उस हद तक होना जो लॉ आपसे रिक्वायर करता है, ठीक है। खैर इस पे बात होगी, मॉड्यूल 1 पे हमने इस पे डिस्कस कर लिया था, टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका,
ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना क्यों जरूरी है, इनकी करेक्टरिस्टिक क्या है कि भाई वो न्यूट्रल होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल एरर हो, ठीक है, उनका कंपैरिजन किया जा सके, एसेट्स क्या हैं, लाइबिलिटीज क्या हैं, ये हमने ना बड़ा डिटेल में इन डेप्थ स्टडी कर लिया था। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हम इस पे टाइम नहीं लगाएंगे, 20 मिनट हो चुके हैं हमें, तो हम आज के जो एजेंडा आइटम है ना उसकी तरफ मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, मॉड्यूल 2 हमारा, यानी क्यों ये गायब हो गया मॉड्यूल 2। अच्छा, मॉडर्न अकाउंटिंग साइकिल आज के दौर में क्या है, वो ईआरपी सिस्टम। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए अकाउंटिंग क्या है, बेसिकली इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस, सम टाइम हमें ना डेफिनेशन का ही नहीं पता पता कि अकाउंटिंग इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग ट्रांजैक्शन। और ट्रांजैक्शन कौन सी, जो अकर हो चुकी हैं, जो इनकर हो चुकी हैं, सेल हो गई फिर रिकॉर्ड करनी है, परचेज हो गई फिर रिकॉर्ड करनी है। हमारी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, दीज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, आप इनको कहते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप कहते हैं कि सर जी क्या हम इस चीज को कहीं लिखते भी हैं, मैंने कहा बिल्कुल लिखते हैं। आप कहते हैं कि सर जी कहाँ लिखते हैं, मैंने कहा ये आए जरा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप नोट्स में जाएं, पॉलिसी नोट में ये, ठीक है, ये देखिए सबसे टॉप पे जब आप आते हैं ना, ये देखिए आप स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस लिखते हैं सबसे पहले कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेस पे बनी है। वही जो भी अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि इस पे फुल आईएफआरएस लगे हैं, स्मॉल साइज लगे हैं, मीडियम साइज लगे हैं, वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, और साथ में इधर लिखते हैं कि भाई जहां कहीं भी ना कोई इशू आया, मतलब कंपनीज एक्ट में और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, तो हमने कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। ठीक है, और ये इधर लिखते हैं हम कि भाई, नीचे क्यों नहीं आ रहा, कि ये किस बेस पे बनी हुई है। ठीक है, दीज आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल, व्हाई नॉट दे हैव गिवन दिस, आई डोंट नो। ये वैसे भी स्मॉल साइज का था ना उसका, सॉरी IS 34 का, इधर हम लिखते हैं बेसिस ऑफ प्रिपरेशन में ना कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा। ठीक है, सिर्फ कैश फ्लो के अलावा बाकी सारा डाटा हिस्टोरिकल बेस पे बना हुआ। कैश फ्लो का भी हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन अकर हो चुकी है, लेकिन वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अदरवाइज तमाम चीजें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बनी हुई हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी अकर हो चुकी हैं उसकी बेस पे। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, इसको थोड़ा ब्रेक करें, रिसोर्सिस ऑलवेज इक्वल टू सोर्सिस। मेरे पास गाड़ी है, कहाँ से आई है, किसने पैसे दिए हैं, जवाब होना चाहिए। ठीक है, कंपनी ने एसेट बना लिया, कोई प्लांट एंड मशीनरी ली, तो भाई कहाँ से पैसे हैं, शेयर होल्डर से लिए, बैंकों से उधार लिया, अपने पैसे लगाए, कहाँ से लगाए। ठीक है, तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है, जिसको लुका पेसियोली या कुछ इस तरह से नाम है, उन्होंने इजाद किया था कि एवरी डेबिट मस्ट हैव अ क्रेडिट। ठीक है, एक एक्शन का रिएक्शन जिस तरह आप कहते हैं ना, तो सेम एक ट्रांजैक्शन का कोई ना कोई कोरस्पॉन्डेंस होनी चाहिए कि भाई ये कैसे आई है। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आप कहते हैं कि सर जी मैंने कंपनी बनाई और मैंने इसका पेड अप कैपिटल 1 लाख रख दिया है, अब मैंने बैंक अकाउंट उसका ओपन करना है, एनटीएन नंबर ले लिया, बैंक अकाउंट ओपन हो गया, अब मैंने उसमें पैसे जमा करवाने हैं। ठीक है, तो मैंने 1 लाख रुपए जमा करवाए, शेयर होल्डर ने 50-50%, लेट्स सपोज 50-50 हज़ार रुपए कंपनी के बैंक अकाउंट में। आप पूछते हैं कि सर जी क्या मैं उनको यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो अब कंपनी के अकाउंट में जब 1 लाख आए तो उसकी अकाउंटिंग क्या होगी, सबसे पहले जो आप करेंगे, कैश या बैंक, लेट्स सपोज बैंक में आएंगे ना आपके पास, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख से, और टू क्रेडिट किसको करेंगे, शेयर होल्डर कैपिटल अकाउंट 1 लाख से, ये क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह जो भी कोई लेट्स आगे आप कुछ सेल करते हैं तो आप एंट्री करेंगे रिसीवेबल डेबिट, मतलब जिससे पैसे लेने हैं, लेट्स सपोज आपने उधार पे सेल किया, अभी 2 माह बाद पैसे आएंगे। ठीक है, आप कंसल्टेंट है, आपने वो चीज दे दी उनको, वो सर्विस दे दी, पैसे 1 माह बाद आएंगे, 10 दिन बाद आएंगे। ठीक है, 1 लाख की या 50 हज़ार की, आप कहते हैं कि 100 के डेबिट, रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। तो मतलब हर एक एंट्री का, एक ट्रांजैक्शन का, इवेंट का डबल इम्पैक्ट होता है। ठीक है? तो ये एक डबल एंट्री सिस्टम है। ठीक है, मतलब आपके पास 2 अकाउंट्स, अब आप कहते हैं कि सर जी मैंने सेल भी की है, मैं इन्वेंट्री की भी एंट्री करूंगा। ठीक है, तो उस टाइम लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये मेरी सर्विस की सेल नहीं है, ये मैंने गुड्स सेल की है। ठीक है, तो मेरी जो इन्वेंट्री पड़ी थी ना वो कम हो गई है, तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट, लेट्स सपोज 50 हज़ार की इन्वेंट्री आपने लाख की बेच, और टू इन्वेंट्री, अब वो इन्वेंट्री आपके अकाउंट्स में नहीं, आपने निकाल दी, वो क्रेडिट। ठीक है,
तो इस तरह से आप एक्सपेंस भी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। आप एक एक एंट्री भी कर सकते हैं, दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। ठीक है, एग्जाम्पल्स दी गई हैं माशाल्लाह। आप लोग ऑलरेडी देखें जिस फील्ड से हैं, आपको डेबिट क्रेडिट और इन चीज़ों का आइडिया है। स्टिल मतलब मैं कोई ये नहीं कहता कि अगर आपको नहीं भी पता, कहीं कोई क्यूरी है, क्वेश्चन है, आप जरूर पूछ सकते हैं। कहीं भी आपने ना ये नहीं झिझकना नहीं कि सर मुझे शायद लगे किसी को कि भाई इसको तो ये भी नहीं पता फलां। भाई देखो किसी को कोई वो नहीं है, आप बेफिक्र जितना आप पूछेंगे इंटरेक्टिव रहेंगे हम इसको कर लेंगे। लेकिन मैंने नोट्स वगैरह और ये वो ना इतने आसान अंदाज में बनाए हैं कि इंशाल्लाह आप समझ लेंगे, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल अगर हम बात करें, देखें क्या है कि स्टेप वन क्या है, ट्रांजेक्शन अकर हुई, सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, जैसे लेट्स सपोज आपने सेल की। ठीक है, तो मॉडर्न अकाउंटिंग साइकिल में क्या है कि आपने एंट्री कर देनी है। लेट्स सपोज आपके पास जोहो है या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो आपने एंट्री कर दी, आपने कस्टमर का नाम लिखा और डॉक्यूमेंट उसका जनरेट हो गया, डेबिट क्रेडिट हुआ, आपके पास सेल इनवाइस निकल आई। ठीक है, वो आपने उस कस्टमर को आगे भेज दी। ठीक है, ट्रांजैक्शन अकर हुई, सबसे पहले आपने उसको सर्विस दी या आपकी कमिटमेंट हुई, पैसे आए, जो भी एक बात है, कोई भी एक डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, वो इनवाइस थी, वो रिसीट थी, वो जीआरएन थी, आपने लेट्स सपोज गुड्स ली हैं तो परचेज के लिए आपकी जीआरएन आई होगी, परचेज ऑर्डर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन देखिए ये जो परचेज ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है ना, इनकी कोई एंट्री नहीं होती, ये जस्ट कमिटमेंट होती है। ठीक है, आप कहेंगे सर जी मेरी आजकल एक बंदे से बात चल रही है, मैं कंसल्टेंट हूँ और वो मेरे से सर्विस लेगा, तो क्या मैं सेल बुक कर लूँ? आप नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रांजेक्शन अक्कर होनी चाहिए इनके ना प्रॉपर। जो सेल रिकॉर्ड करने के, परचेज हम जाने हैं अभी हम इन स्टैंडर्ड्स पे, इनके पूरे प्रोटोकॉल्स हैं कि जैसे सेल अगर आपने गुड्स का कंट्रोल दे दिया तो तब आप सेल रिकॉर्ड कर सकते हैं, या सर्विस अगर आप देते हैं तो आपने सर्विस रेंडर कर दी, तो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि फिर आप वो करें। ठीक है, आप कहते हैं कि सर जी मैंने पैसे ले लिए हैं तो अब क्या करूं? तो भैया अभी आप एडवांस बुक करें, अपनी लाइबिलिटी बुक करें, जब सर्विस दे दें, गुड्स भेज दें, तो तब आप अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें। ठीक है, तो क्या होगी, सबसे पहले इवेंट अकर होगा, डॉक्यूमेंट बनेगा, फिर जर्नल एंट्री आप कर रहे होंगे उसकी। जर्नल एंट्री जैसी आप पोस्ट करेंगे ना, जैसे लेट्स सपोज आपने ये पोस्ट की है सेल डेबिट, सॉरी रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट, तो इनके पीछे ना इनके ना जीएल कोड लगे होते हैं, जर्नल लेजर्स। ठीक है, ये हमने सारी पहले डिस्कशन की थी कि साइकिल क्या होता है। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कहाँ पोस्ट होती है? जीएल में। जीएल के क्लोजिंग बैलेंसेस कहाँ जाते हैं? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस से आप क्या बनाते हैं? अपनी ग्रुपिंग बनाते हैं या नोट्स बनाते हैं। कि मतलब देखो ना, एक चीज में काफी चीजें होती है। लेट्स सपोज आपकी सेल है, आप शूज भी बेचते हैं, आप कुछ सर्विस भी देते हैं। लेट्स सपोज जैसे आप एसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी, आप एसी भी बेचते हैं, फ्रिज भी बेचते हैं, तो हर एक के जीएल डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो हर एक का ट्रायल बैलेंस में डिफरेंट जीएल लगेंगे, आप उनको कंबाइन कर लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, इसको कहते हैं एग्रीगेशन। कि सेम नेचर की जो इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, आप उनको कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रुपिंग बनेगी, ग्रुपिंग से आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे अल्टीमेटली। ठीक है, कि मेरी टोटल सेल इतनी है, परचेज इतनी है। तो ये एक अकाउंटिंग साइकिल है, जर्नल एंट्री से जो स्टार्ट हुआ, और जर्नल एंट्री कहां से हुई? इवेंट हुआ कोई। ठीक, तो ट्रायल बैलेंस वही बात आ गई कि आपने जर्नल एंट्री की, लेजर में पोस्ट किया, हर लेजर के जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, वो उठ के ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, आप क्या लेंगे, एक एक्यूरेसी चेक करने के लिए होता है कि जहां पे इस तरह से चीजें आ रही होती हैं, जीएल कोड आ गया या नंबर आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आ गई कि ये सेल का है, परचेज का है, क्या है, मतलब तमाम जितने भी लेजर्स होते हैं ना, उनको आप ले आते हैं। हर लेजर का आपको पता है बैलेंस या डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, सॉरी। तो इस तरह से आपका जो है वो ट्रायल बैलेंस बन रहा होता है, आप इसको कहते हैं टीबी। और ये हमेशा एज ऑन होता है, 30 जून 26 या 30 जून 25, जो भी इस तरह से। ठीक है, इस टीबी के बेस पे फिर आगे अकाउंट्स बनते हैं। इसमें टोटल लेजर्स के एग्रीगेटेड बैलेंस आए होते हैं कि जो भी पूरे साल में ट्रांजेक्शन हुई हैं, उनको हमने लेजर में रिकॉर्ड किया। लेजर से हमने उसको ट्रायल बैलेंस में लेके गए, और ट्रायल बैलेंस से देन हम कहाँ लेके गए? अपने नोट्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। अब आप कहते हैं कि सर जी ये जीएल जो है, ठीक है, अब लेट्स सपोज सेल का आपने जीएल 1000 से शुरू किया हुआ है। ठीक है, आगे सेल आपकी गुड्स की है तो वो 1000 है।
लेट्स सपोज आगे वो आप सर्विस भी देते हैं तो आपने उसको 1001 लिख लिया, 1002 लिख लिया। ठीक है, ये आप क्या कह रहे हैं, सब लेजर्स ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कुछ होते हैं आपके कंट्रोल अकाउंट, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दूं आपको, आपका एक रिसीवेबल का अकाउंट है, कंट्रोल अकाउंट। आपने जिन बंदों को भी उधार पे सेल की है ना, लेट्स सपोज उसका कोड है 5000। ठीक है, कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं 5000 के कोड में जाती है तो वो रिसीवेबल वाले में जाएगी। ठीक है, अब देखो ना आपकी पार्टी है, ए पार्टी है, बी है, सी है। मैनेजमेंट आपको कहती है कि मुझे टोटल बताओ हमने कितने पैसे लेने हैं। आप फौरन इस 5000 वाले जीएल में जाओगे और उन्हें बता देंगे कि जनाब हमें जो है ना बंदों से इतने पैसे लेने हैं। ठीक है, इन लेजर्स का टोटल इसमें आ रहा होगा, इन लेजर्स का टोटल। ये सब लेजर, इनको सब लेजर कहते हैं। या इनको, अगर मैं थोड़ा सा और, इतना खैर मैं पुराना नहीं हूं, पहले हम पढ़ते थे, तो इसको सन्ड्री लेजर भी कहते हैं, पार्टी लेजर भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, इसको कंट्रोल अकाउंट कहते हैं कि ये टोटल है, और इन लेजर्स को क्या कहते हैं, सन्ड्री, इंडिविजुअल, पार्टी लेजर्स। ठीक है, ये सेल के भी हो सकते हैं, परचेज के, आपने लोगों के पैसे देने हैं, किस किस के कितने कितने देने हैं, उसके लिए आप पेबल का कंट्रोल लेजर बनाएंगे। ठीक है, तो खैर हम बात जो कर रहे थे इन कोड्स की। ठीक है, इसको आप कहते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नहीं भाई जी, आप पूछ रहे हैं ना कि अगर सेम इवन ट्रांजैक्शन हो उनको एग्रीगेट करें, कि एसईसीपी ने कहा नहीं, ये एसईसीपी ने नहीं कहा, ये आपका जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होता है ना एप्लीकेबल, वो कहता है आपको। ये हम डिस्कस करके आए हैं, आई थिंक ना आपने शायद, मुझे लगता है क्लास नहीं ली पहले वाली, तो ये मॉड्यूल 1 में हम डिस्कस करके आए हैं कि जो आपका एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, वो ऐसी चीजों को आपको गाइड करता है कि भैया आप इन चीजों को एग्रीगेट कर दें। देखिए ना, अब एक बात, आपकी फ्रिज की सेल है, एसी की सेल है, कंडेंसर, सॉरी उसकी वाटर डिस्पेंसर है, वॉशिंग मशीन है। अब आप एक बंदा से पूछे यार टोटल सेल बताना, तो टोटल बताएंगे ना आप। हाँ, अगर कोई वो इन डेप्थ पूछे कि मुझे बताएं, प्रोडक्ट वाइज बताएं, तो आप जाते हैं उसमें। लेकिन टोटल में फिर आप एग्रीगेट कर लेते हैं ना, सेम नेचर के इवेंट को, सेम को। लेट्स सपोज आपने ना जो पीटी सेल के कनेक्शन वो 10-15 हैं आपके, तो क्या आप हर एक मीटर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देंगे ना, तो वो इतनी ज्यादा हो जाएगी, इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि शायद वो यूजलेस हो जाए। ठीक है, अब देखो किसी बंदे को या इन्वेस्टर को, उसको गरज नहीं है कि आपके 10 कनेक्शन है या 20 कनेक्शन है, वो यार टोटल मुझे खर्चा बताओ यार। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट को हम ना फिर एग्रीगेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको एप्लीकेबल जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है ना, ये अलाउ करता है कि आप सेम इवन ट्रांजेक्शन को एग्रीगेट कर लें। ठीक है, तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की हम बात कर रहे थे। ये हर कंपनी का डिफरेंट होता है, उसकी नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के हिसाब से। ठीक है, और ये जो आप लेजर, मैंने आपको कहा ना कि सेल को आपने 5000 का कोड दे लिया, जस्ट एग्जांपल। परचेज को आपने 4000 के कोड दे लिए, आपने जो एक्सपेंसेस है उनको 3000 का दे लिया। इस तरह से डिफरेंट ये लेवल होते हैं इनके ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के, ट्रायल बैलेंस की, कोई 3 लेवल, कोई 4 लेवल। ठीक है, एसेट, लाइबिलिटीज, सेल, परचेज, इक्विटी, इस बेस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब खैर मैं इतनी डेप्थ में ना इसलिए नहीं जा रहा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि ना आजकल जितने भी सॉरी, आजकल जितने भी अकाउंटिंग वगैरह हो रही है ना, ये सॉफ्टवेयर पे होती है। ठीक है, आसानी से मिल जाते हैं छोटे छोटे सॉफ्ट, तो वो ऑलरेडी आपको बना के देते हैं, आप जस्ट उनको अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं, अपना पर्पस बताते हैं, वो आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स जो है ना वो बना देते हैं। अच्छा, राशि साहब पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल फील्ड में भी जनरल लेजर में इसकी जरूरत होती है नहीं? नहीं नहीं, जरूरत होती है ना जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस की। दीज आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स। देखे ना, डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो मेरे और आपके सामने होती है ना, उसके पीछे वो किस तरह से बन के आई है, वो तो सारा एक। ठीक है, तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, अब इस देखे ना, सेल है, लेट्स सपोज आपकी 3-4 आइटम की सेल है, तो हर एक का अलग अलग लेजर होगा। ठीक है, फिर वो सारे लेजर एक कंट्रोल अकाउंट इसमें जाके क्लब हो रहे होंगे, तो आप अपनी जब सेल दिखाओगे ना अकाउंट्स में, तो टोटल दिखा रहे होंगे आप लोग।
तो सबसे पहला स्टेप चार्ट ऑफ अकाउंट सेट करना होता है कंपनीज का, और ये अकाउंटेंट सेट करता है। अगर आप एक्सेल पे बना रहे हो ना तो भी आप खुद करते हैं, और आपको मैं दे दूंगा। मतलब ये इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है कि आप सर जी मैंने तो बनाना है कि वो बने बनाए हैं पैटर्न सारे। लेकिन चूंकि हम तो डिस्कशन कर रहे हैं बेसिक लेवल से एडवांस लेवल, तो हमें ये सारी चीजें पता होना सीखना जो है वो जरूरी है। हाँ जी। जो लेवल ऑफ अकाउंट्स है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट्स के जमील भाई पूछ रहे हैं, वो मोस्टली ना 4 लेवल होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज मेरे एसेट्स, मेरी लाइबिलिटीज, ठीक है, और इक्विटी। और मोस्टली केसेस में हम ना P&L आइटम का ही बना लेते हैं, सेल परचेज। ठीक है, एसेट्स में मेरे रिसीवेबल भी हो सकते हैं, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकते हैं, उनके मैं लेजर बना रहा हूँ, उनके कोड खोल रहा हूँ। ठीक है, डिपेंड करता है ना मेरा बिजनेस किस चीज का है। ठीक है, मैं रिसीवेबल का बनाऊंगा, अगर मैं स्टॉक वगैरह है मेरे पास उसका बनाऊंगा, अगर मैं सर्विस कंपनी हूँ तो मैं स्टॉक का नहीं बनाऊंगा। ठीक है, इन्वेंट्री का होगा। इस तरह लाइबिलिटीज में मैंने बैंक से लोन लिया है तो उसका एक लेजर आ रहा होगा। मैंने लोगों से माल उधार लिया है उसका आएगा। ठीक है, मैंने एक्सपेंसेस की रीपेमेंट करनी है अभी, और सर्विस यूज कर ली है, उसके आएंगे पैसे। कंसल्टेंट के पैसे देने हैं वो इधर आ रहे होंगे। ठीक है, बैंक से लोन है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन है, कोई लीज वगैरह ली है वो इधर आएगी। तो लाइबिलिटीज के इस तरह से। उसके बाद इक्विटी में मेरा शेयर होल्डर का लेजर आ रहा होगा। ठीक है, मेरा जो अगर कोई डायरेक्टर से लोन लिए हैं और वो लोन वापस नहीं करने, बल्कि जब कंपनी चाहे वापस करे तो वो भी इक्विटी में प्लेस करते हैं, वो आएगा। ठीक है, सेल परचेज में मेरी सेल आएगी, परचेजेस आएंगी, एक्सपेंसेस आएंगे, ये सारी चीजें। तो मोस्टली 4 लेवल के जो है ना चार्ट ऑफ अकाउंट्स, 4 लेवल जिसे कहते हैं ना, वो होता है। ये जस्ट मैं अगर थोड़ा सा आपको उधर शायद दिया नहीं होगा इतने डेप्थ में, हम एक्सेल में नहीं जाते। ये देखें यहाँ पे ग्रुपिंग है, ट्रायल बैलेंस, वर्किंग। हाँ ये देखें यहाँ जहाँ से ये जस्ट ये जो है ना आपके सामने, ये ट्रायल बैलेंस जो है, ये देखें कोड लगे हुए हैं ना इसके, ये सारी लाइबिलिटीज के कोड है ये वाले। ठीक है, और ये देखें कोड आ रहे हैं GL के कोड। ये जैसे देखें ना, जस्ट मैं एक आपको एक GL को ही दिखा दूं। यहाँ पे कोई फिल्टर लगाओ, ये हटा दो, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए, ठीक है, यही पढ़ा ना हमने। GL आता है, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन आती है, ओपनिंग बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस की भी ना टाइप होती है। कुछ ट्रायल बैलेंस होता है क्लोजिंग, बस उसमें एक क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ठीक है, और हमेशा जो ट्रायल बैलेंस का क्लोजिंग होता है ना, वो डेबिट क्रेडिट का सम होता है, और वो जीरो होना चाहिए। ये भी एक चेक होता है। अगर कोई आपको बंदा ट्रायल बैलेंस दे और वो कहे कि जनाब ये देखें अकाउंट्स बना दे, सबसे पहले देखें क्या वो उसका सारे डेबिट और क्रेडिट ये जो बैलेंसेस आ रहे हैं इनका सम जीरो है। देखो मैंने क्या किया है, सिंपल, मैं इसके क्लोजिंग बैलेंसेस पे गया हूँ। ठीक है, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, बहुत बड़ा ट्रायल है ये। इस पे गया हूँ, शिफ्ट कंट्रोल और ये जो डाउन एरो ये दबाया है, देखें ये एंड तक आ गया, और ये सम कितना है, जीरो है। तो इसका मतलब ये ठीक है ट्रायल। फिर ये जो डेबिट और क्रेडिट होता है ना, ये बराबर होना चाहिए। देखो 230 मिलियन, 230, ₹1 का भी फर्क नहीं है इसमें। और ये जो ओपनिंग बैलेंस है, देखें जो बैलेंस वाला होता है ना, ये होना चाहिए जीरो। और ये जो डेबिट क्रेडिट है ये बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो ट्रांजेक्शन होती है ना। क्लोजिंग बैलेंस आपके डेबिट और क्रेडिट, मतलब डेबिट आप लेट्स सपोज पॉजिटिव ले लें, क्रेडिट नेगेटिव ले लें, तो वो अगर वो दोनों बराबर है, मतलब देखें ना आपने जब एंट्री की है, एक डेबिट रिकॉर्ड किया है तो उसका क्रेडिट भी रिकॉर्ड किया है, तो भाई वो जीरो हो गया ना अल्टीमेटली। तो इम्पैक्ट जीरो हो गया, मतलब नट शेल में अगर आप देखें, ठीक है, तो वो बैलेंस है, तो वो आपके जीरो होने चाहिए। तो बैलेंस, क्लोजिंग और ओपनिंग जीरो होते हैं, लेकिन ये जो डेबिट और क्रेडिट ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन है ना, कि सेल कितनी हुई, उसका सम आ गया, परचेज कितनी, वो आपका सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये ट्रायल बैलेंस इस तरह से जो है ना आप देखें चल रहा है इनका। और इन्होंने GL कोड दिए, देखें ये लेजर होंगे। लेट्स सपोज अगर आप ये निकालेंगे ना कैश इन हैंड का लेजर, ये 671,001, ये SAP से। ठीक है, तो उसमें पूरे साल में क्या क्या ट्रांजेक्शन आई होंगी अगर आप देखना चाहें, तो उसमें ये देखें ओपनिंग बैलेंस 8 मिलियन था इनका। पूरे साल में 701 मिलियन की डेबिट ट्रांजेक्शन हुई, 701 मिलियन की क्रेडिट हुई, तो मतलब 8.2 मिलियन ही ना ऑलमोस्ट इनका क्लोजिंग रह गया। ठीक है, वो पैसे कहीं से सेल के आए हों, किसी ने जमा करवाए हों, इधर निकाले हों, वो एक्सपेंस पे करने के लिए ओनर्स ने ड्राइंग कर ली, कुछ भी एक हो सकता है ना। तो ये देखें ट्रांजेक्शन हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे पूरे साल की समरी एक बन गई कि यार 8 मिलियन को ओपनिंग बैलेंस था, 701 मिलियन के पैसे आए,
701 मिलियन कहीं निकल गए तो ऑलमोस्ट 8 मिलियन ही मेरे पास बच गया। ठीक है, तो ये पूरी ट्रांजेक्शन हैं। अगर आप कहें कि सर जी मुझे इनकी ट्रेल चाहिए, इनकी डिटेल चाहिए, इस लेजर को जाके ऐसे उसमें अपने सिस्टम में आप डालेंगे और आपको पैरामीटर देंगे कि मुझे 1 जुलाई से लेके 30 जून तक आपको इस लेजर में जितनी भी ट्रांजेक्शन आ रही होंगी ना वो निकाल देगा। उनका डेबिट और क्रेडिट इसके बराबर होगा, ओपनिंग बैलेंस इस तरह चला होगा और ये क्लोजिंग होगा। लेकिन याद रखें, जो बैलेंस शीट आइटम्स हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की आइटम है, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग आता है। जो सेल परचेज है ना, जो फॉर द ईयर ट्रांजेक्शन है, ठीक है, उनका ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता। आप कहते हैं कि सर जरा एग्जांपल दें, मैं आपको दिखाता हूँ। सेल, ये एक ना, ये जो मैंने आपके साथ जो शेयर की है ना, ये बेसिकली एक बेवरेज कंपनी की अकाउंट्स है। ठीक है, तो देखें उनकी लिक्विड जो सेल उन्होंने की है ना डिस्ट्रीब्यूटर को, ये देखें ओपनिंग कोई नहीं है इसका। आप देख रहे हैं ना, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने आपको कहा है ना कि जो फॉर द ईयर ट्रांजेक्शन है ना, सेल और परचेज, उनका ओपनिंग नहीं होता। ठीक है, बस ये देखें, ये है 219 मिलियन डेबिट हुआ है, पता नहीं सेल रिटर्न हुई होगी, क्या हुआ होगा, और ये 16 मिलियन क्रेडिट हुआ है। ठीक है, तो नेट इनका कितना है, 16.6 अरब की सेल है इनकी। ठीक है, देखिए नीचे भी एक्सपेंसेस वगैरह जो भी जितने भी आएंगे ना, ठीक है, जस्ट आप ये देख लें कि ये ईओबीआई सोशल सिक्योरिटी पे की इन्होंने, तो ये देखो इनका ओपनिंग कोई नहीं है, जस्ट ट्रांजैक्शन है, डेबिट क्रेडिट है। ठीक है, और इसका ये क्लोजिंग बैलेंस बन रहा है। आप कहते हैं कि सर जी ओपनिंग तो है नहीं, आप कह रहे हैं क्लोजिंग, क्लोजिंग कैसे हो गया? मतलब डेबिट क्रेडिट है ना, सिर्फ डेबिट क्रेडिट दिखाएं। मैंने कहा कि यार देखें, ये जो मूवमेंट होती है ना, अल्टीमेटली मुझे इसको इधर तो लेके आना है ना, कि भाई ये चीज डेबिट है या क्रेडिट। देखें देखें, जैसे जितने भी एक्सपेंसेस है ना वो डेबिट होते हैं, तो वो मैंने पॉजिटिव लिखे हुए हैं। और ये देखें जो मेरी सेल है, ठीक है, या जो मेरे पैसे मुझे वापस आ गए हैं, वो मैंने क्रेडिट लिखे हुए हैं। वैसे देखा ना, मेन तो हमारी सेल ही थी। कहाँ गई सेल? सर्च करके आएगी, ये देखें। लिक्विड, बहुत बड़े अकाउंट से ये रिसेल। ठीक है, तो देखें ये नेगेटिव में है। ठीक है, मतलब ये क्रेडिट है ना, इसको नेगेटिव इसलिए कह रहे हैं, मतलब ये कोई अकाउंटिंग में ना नेगेटिव वगैरह कुछ नहीं, तो डेबिट और क्रेडिट होता है, मैथमेटिक्स नहीं। हाँ, बस ये है कि अपनी एक सहूलत के लिए हम उसको नेगेटिव और पॉजिटिव दे देते हैं। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं शहजादे? फारूक साहब पूछ रहे हैं कि सर एओपी या प्राइवेट कंपनी लेस देन 1 मिलियन की टैक्स रिटर्न जमा करवाते वक्त तो इनकी जरूरत नहीं होती, और जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हाँ बिल्कुल आप वो सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन देखें ना, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट और पीछे उसके कुछ कोई ट्रायल बैलेंस, कोई जर्नल लेजर होंगे, फिर ही बनेंगे ना। आप अपनी तरफ से तो मतलब कोई नहीं लिख सकते कि बस मेरी ये 10,000 सेल है, ये 20,000 फलां है, ये है। आप उसके पीछे कोई रिकॉर्ड होना चाहिए। आप इनकी बैलेंस शीट या फिर उनकी स्टेटमेंट्स, हाँ बैंक स्टेटमेंट से बन जाती है, बिल्कुल बन जाती है। ये हमने एक मॉड्यूल भी रखा हो कि बैंक स्टेटमेंट से कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। मीटिंग आईडी क्या मतलब? अगर आप पिछली रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो मिल जाएगी आपको। और मीटिंग आईडी ये ऐसे ही हम लिंक शेयर कर देते हैं क्लास में, तो आप वो ज्वाइन कर लेते हैं उससे। ठीक है जी, तो हमने लेवल ऑफ अकाउंट्स और इस तरह की चीज़ों का भी डिस्कशन कर ली। अच्छा अच्छा, कर देंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, उसके बाद ये ईआरपी सिस्टम, आपको पता है कि ईआरपी सिस्टम आजकल एप्लीकेबल हैं। एसएपी है, ओरेकल है, नेटसूट है, ओडो है, क्विक बुक्स ऑनलाइन है, जीरो है, सेज है, जोहो बुक है। ठीक है, इनमें थोड़ा रिकॉर्डिंग डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट, कोई कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है, लेकिन ऑटो होती है ना, मतलब आप एक एंट्री इम्पैक्ट करते हैं तो दूसरा आपको के लिए वो खुद ही पूछता है, और वो ऑटोमेटिकली ना सिस्टम में चली जाती है, लेजर्स में चली जाती हैं। ठीक है, मतलब एक आपने बस इनपुट देनी होती है, बाकी वो खुद ही जो है ना ऑटो काम होता है। जैसे इसमें देखना, सबसे पहले लेट्स सपोज आपने कोई चीज खरीदनी है, तो परचेज रेक्विजिशन बनेगी, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। जस्ट डिपार्टमेंट जिसको भी कोई चीज की जरूरत है ना, वो रेक्विजिशन बनाएगा, रेस करेगा, और एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और बस वो रेलिवेंट डिपार्टमेंट के हेड मतलब एक निकल आएगा कि यार हमें ये चीज चाहिए, डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इस बंदे ने प्रिपेयर किया अप्रूवल के लिए, जिसके लिए चाहिए होगा उसके साइन आ जाएंगे इधर, बस एक डॉक्यूमेंट निकल आएगा जिसकी कोई एंट्री नहीं होगी। उस डॉक्यूमेंट से परचेज ऑर्डर बनेगा, ठीक है, पीओ जिसे आप कहते हैं। फिर जब एक्चुअल चीज आएगी ना, गुड्स आएंगी, फिर एंट्री होगी, यहां से अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होगा। आप कहते हैं सर जी ये क्या चीज, भाई ये तो सिस्टम के प्रोटोकॉल है ना, इनकी कोई एंट्री नहीं होती। एंट्री असल में जब चीज आ जाएगी, या आपने पैसे निकाल दिए उस चीज के लिए तो एडवांस, ठीक है, तो फिर एंट्री है, वरना कोई एंट्री नहीं।
ठीक है, जब गुड्स आ गई आपने एंट्री कर लेनी है कि इन्वेंट्री डेबिट। लेट्स सपोज आपने चीजें आ गई इन्वेंट्री डेबिट, तो आपको कहते हैं कि पैसे दे दिए नहीं दिए जी अभी, टू पेएबल, पेएबल क्रेडिट। लेट्स सपोज 100 के की आपने कोई गुड्स मंगवाई और पेएबल अभी पैसे देने 100 के, ये क्रेडिट हो गए। वेंडर की इनवाइस आ गई, उस टाइम भी आप एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली पता क्या होता है, बड़ी कंपनीज में ना चीजें आ जाती हैं, हमें ये नहीं पता होता कहाँ से आई हैं, इनवाइस क्या है, सेल टैक्स क्या है। तो पेबल नॉर्मली हम जब इनवाइस आ जाए ना तब बुक करते हैं। ठीक है, तो फिर आप ये एंट्री कर देंगे, लेट्स सपोज इनवाइस आ गई ना, तो उस पर आइटम कोड लिखा होता है क्या चीज है, तो आप उसको उस मटेरियल कोड में डालते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं कि लेट्स सपोज इन्वेंट्री है, डेबिट 50,000 की। ठीक है, इस पे सेल टैक्स भी था, सेल टैक्स इनपुट आप क्लेम कर लेंगे, आप इधर डेबिट करें उसको। ठीक है, लेट्स सपोज जस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, वो 5,000 का था या 9,000 का था, वो आ जाएगा 18% के हिसाब से। और आपने वेंडर को जो पैसे देने, लेट्स सपोज वो शाहिद कोई कंपनी है, शाहिद प्राइवेट लिमिटेड, उसको आपने 59,000 देना है, तो वो आप क्रेडिट कर लेंगे। ऐसी एंट्री होगी इसकी। अब जब इसकी पेमेंट करेंगे आप, तो एंट्री क्या करेंगे, अब देखो ना शाहिद का अकाउंट क्रेडिट हो गया है, क्रेडिट में पड़े हुए हैं, अब इनको खत्म करना है, आप पैसे देने जा रहे हैं उसको, आप एंट्री करेंगे शाहिद प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, वो डेबिट, बैंक से दे रहे हैं तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, अब आप आते हैं, आप कहते हैं कि सर जी 59,000 बनते हैं, लेकिन ये प्राइवेट कंपनी है, तो मैंने इसका विद होल्डिंग टैक्स भी काटना होगा, बिल्कुल काटना है आपने, तो उस हिसाब से आप टैक्स काटेंगे। ठीक है, तो टैक्स को भी आप ना क्रेडिट कर देंगे विद होल्डिंग टैक्स। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल देता हूँ कि 59,000 करने थे, इसमें से 5,000 रेट के हिसाब से ना, जो भी टैक्स रेट हो, 4,000 उसका टैक्स काट लिया, आप क्रेडिट करेंगे इसको भी। और बैंक से कितने पैसे दे रहे होंगे आप, 55,000, टोटल 59,000 है ना, 55,000 उसको बैंक में ट्रांसफर कर दिए, उसके बैंक में अपने बैंक से निकाल के 4,000 FBR का विद होल्डिंग टैक्स क्रेडिट कर लिया, और उसके पैसे टोटल जो उसको डेबिट कर दिया वो 59,000 से, उसके लेजर में जीरो बैलेंस आ रहा होगा। 59,000 क्रेडिट पड़ा था, 59,000 ही डेबिट कर दिया आपने, तो उसका लेजर नील हो गया, जीरो। आप कहेंगे कि मैंने कुछ नहीं देना, वो बंदा कहेगा कि यार आपने मुझे 55,000 भेजे हैं, ठीक है, 4,000 रख लिए। आप कहते हैं कि यार देखो मैंने आपका विद होल्डिंग टैक्स काट लिया एडवांस में, वो भी तो जमा करवा दिया मैंने FBR को। तो वो कहता है कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे चालान भेजें। तो आप क्या करते हैं, हर क्वार्टरली, सॉरी 14 दिनों के बाद जब आप अपना वो फाइल करते हैं ना विद होल्डिंग टैक्स, मतलब आपने जमा करवाना होता है जिसका भी वो कर काटा है, तो आप FBR पे जाके इसका ID बनाते हैं, PSID बनाते हैं इसके नाम की, इसका जो NTN वगैरह डाल के। ठीक है, और आप उसकी पेमेंट कर देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, FBR विद होल्डिंग टैक्स, जो एक लेजर आपने बनाया हुआ था पेबल का, ठीक है, जो जिसमें क्रेडिट बैलेंस पड़ा है, उसको आप डेबिट कर देंगे 4,000 से, और अपने बैंक को क्रेडिट कर लेंगे। तो देखें अल्टीमेटली आपके बैंक से 59,000 ही निकले हैं, बस फर्क ये है कि 55,000 असल बंदे तक पहुंचे हैं, 4,000 उसके भी आप पे आपने उसका टैक्स जमा करा दिया। ये लॉ कहता है कि भाई एडवांस टैक्स जो है ना करें, वो अपनी रिटर्न में इसको क्लेम कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से लेजर जो है वो सेटल हो जाते हैं, आप उनको विद होल्डिंग का चलान भेज देते हैं कि जनाब ये देखें मैंने ये आपका टैक्स जमा करवाया है। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी। तो ये जो वेंडर की ट्रांजेक्शन होती है इस तरह से चल रही होती है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, मतलब पेमेंट होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब उसकी बनी होगी, ये एंट्री हो रही होंगी उसकी। इंटरनल कंट्रोल इन ERP, मतलब जो बंदा जनरेट करता है एंट्री, वो अप्रूवर नहीं हो सकता, अप्रूवर कोई और होगा, पेमेंट कोई और करेगा। ठीक है, तो ये चेक लगे होते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के लिए। ऑडिट ट्रेल भी बनती रहती है इसकी, मतलब ये ना हो कि कोई भी बंदा सेल बुक कर दे, परचेज बुक कर दे, कोई पूछने वाला ही नहीं है, बैंक से पेमेंट करता रहे, ऐसे नहीं होता। आजकल तो ऐसे जदीद सिस्टम आ गए हैं कि आपकी जो बैंक्स वगैरह हैं वो आपके उसके साथ ERP के साथ लिंक है। हाँ जी, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, रीडेबल ही है, मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, आपकी तरफ वैसे आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे, मैं आपको लिंक भी भेज दूंगा, कोई मसला नहीं। प्रैक्टिकल एंड टू एंड केस स्टडी
अगर हम बात करें, जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी है एबीसी ट्रेडिंग कंपनी, ओनर ने 5 लाख इन्वेस्ट किया, उसने 1 लाख की इन्वेंट्री ले ली और 1.5 लाख की बेच दी, कस्टमर से 80,000 अभी तक आए हैं, हाँ उसने 20,000 सैलरी पे कर दी, मतलब ये ट्रांजेक्शन है, आप इनको क्या रिकॉर्ड करेंगे? देखें, ओनर ने 5 लाख इन्वेस्ट किया तो एंट्री होगी डेबिट बैंक 5 लाख, क्रेडिट शेयर कैपिटल। ठीक है, ईआरपी में ना इनके अकाउंट भी ओपन हो गए कि किस किसने कितना कितना किया, तो उसके लेजर में उतना उतना चला जाएगा। फिर आप कहते हैं कि जी 1 लाख की इन्वेंट्री ली लेकिन ऑन क्रेडिट, उधार पे ली। ठीक है, तो डेबिट इन्वेंट्री 1 लाख, क्रेडिट पेबल्स, और पेबल में पार्टी का नाम आ रहा होगा कि जिस पार्टी से लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप कहते हैं कि सर जी सेल कर दी 1.5 लाख की, एंट्री क्या होगी? और पैसे अभी नहीं आए, रिसीवेबल डेबिट 1,50,000 से, रेवेन्यू सेल क्रेडिट 1,50,000 से। बस इस एंट्री में थोड़ा सा मैं चेंजेस अगर लेके आऊँ ना, प्रैक्टिकल तो ऐसे होता है। लेट्स सपोज आपने इनवाइस बनाई 1 लाख की, मैं सिंपल रखता हूँ, आपने 18% सेल टैक्स चार्ज किया होगा, 18,000। अगले बंदे को जो टोटल इनवाइस भेजी है ना, वो आपने 1,18,000 की भेजी होगी। ठीक है, तो अब आप इसकी एंट्री क्या करेंगे? आप एंट्री ये करेंगे, रिसीवेबल डेबिट, मतलब उस बंदे से पैसे कितने आएंगे? 1,18,000। ठीक है, सेल कितने से क्रेडिट होगी? 1 लाख से। आप कहते हैं सर जी 18% भी तो है, मैंने इनवाइस 1,18,000 की भेजी, मैं तो 1,18,000 से सेल रिकॉर्ड करूंगा। मैंने कहा नहीं, आप ऐसा ना करो, बाकी तो 18,000 तो टैक्स है जो कि आपने एफबीआर के भी आप पे जस्ट कलेक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी सेल नहीं है, उसको आप कहते हैं सेल टैक्स पेएबल, आउटपुट टैक्स भी जिसे आप कहते हैं 18,000, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, आप कहते हैं कि सर जी ठीक है मेरे पैसे आएंगे 1,18,000, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, जिसमें से 18,000 आप एफबीआर के भी आप पे ले रहे हैं तो उनको दे देंगे, 1 लाख आपके बैंक अकाउंट में। आप कहते हैं कि सर जी 1,18,000 तो नहीं आए, उसने मुझे पेमेंट करते हुए मेरा भी टैक्स काट लिया, तो डेफिनेटली देखें वो आपका टैक्स काटेगा ना, लेकिन वो आपको फिर जमा करवा देगा। ठीक है, तो जिस तरह आप लोगों को काटते हो टैक्स और उनको इनकम टैक्स चलान देते हो, तो इसी तरह जब आपका कटेगा तो आप भी उनसे ले रहे होंगे। ठीक है, ये आउटपुट टैक्स है आपका। जब आप परचेज करते हो तो आप इनपुट टैक्स पे करते हो, तो आपको पता है कि आप जब सेल टैक्स रिटर्न करते हैं तो इस आउटपुट का और जो आपने पे किया होता है खुद, उसका जो नेट बचता है वो आप अगर बच जाए तो पे कर देते हो, वरना आप क्या है इनपुट टैक्स क्लेम करने के अहल होते हो। मिलता तो है, वो आपको पता ही है किस हद तक मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ जो ट्रांजेक्शन हैं वो मैंने आपको बताई। आप देखें, लेट्स सपोज कस्टमर से 1,50,000 आने थे, 80,000 आ गए, तो आप क्या करेंगे? 80,000 बैंक में आए हैं डेबिट और रिसीवेबल क्रेडिट। ठीक है, रिसीवेबल देखें डेबिट कितने से किया था आपने? 1.5 लाख से, 1.5 लाख से डेबिट किया हुआ है। 80,000 जब आ गए तो क्रेडिट कितने से हो गया? 80K से। एक आपके ओनर कहते हैं यार मुझे बताओ कितने पैसे लेने वाले रह गए? आप कहते हैं डेबिट क्रेडिट मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। आप कहते हैं जी जो 70,000 है ना वो लेने वाले। ठीक है, तो इस 70,000 को आप अपने अकाउंट्स में रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपने 20,000 की सैलरी पे कर दी, एंट्री करनी है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, बैंक से पे किया तो क्रेडिट। आप कहते हैं कि सर जी मैंने तो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह भी काटा होगा, ईओबीआई भी काटी, सोशल सिक्योरिटी भी काटी, आप जरा उसकी एंट्री बताएं ना। मैंने कहा देखो सैलरी इस तरह से बनती है, बेसिक सैलरी। अच्छा जस्ट प्लीज 1-2 मिनट देते हैं मुझे, मेरे पास अजान हो रही है, पता नहीं आपके पास भी शायद हो रही हो। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अजान का वेट करते हैं प्लीज।
ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजान हो चुकी है, तो लेट्स स्टार्ट। हम बात कर रहे थे सैलरी की। लेट्स सपोज एक बेसिक सैलरी होती है, ठीक है, उसके बाद आप उसमें अलाउंसेस वगैरह ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है, तब जाके आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है। और अब इनकी भी ना कैलकुलेशन होती है कि बेसिक सैलरी आपकी 61% तक होती है, अलाउंसेस आप 33% रखते हैं, इस तरह से, ठीक है। और फिर आप ईओबीआई की डिडक्शन करते हैं 5% और 1%, जिस हिसाब से भी मिनिमम वेजेस का। फिर अगर कोई लोन वगैरह की डिडक्शन है, लेट्स सपोज आपने एडवांस लिया हुआ था, तो वो आ जाता है इधर, लोन डिडक्शन। तो प्रोविडेंट फंड वगैरह कटा है वो आ जाएगा। तो नेट जो बच बचा के बचता है ना, वो अगले बंदे को पे कर रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट मैं एग्जांपल दूं कि लेट्स सपोज सैलरी एक बंदे की 1 लाख थी, अलाउंसेस उसमें 10,000 आए, तो ग्रॉस कितनी होगी? 1,10,000। ईओबीआई मिनिमम वेज के हिसाब से आपने जो है ना, वैसे तो आपको पता है ना, 1850 और 37,000 के हिसाब से मैं करूँ तो 370 रुपये इस तरह से बनते हैं। तो वो आपने डिडक्ट की, मतलब ईओबीआई आपने एम्प्लॉय की डिडक्ट कर ली 370, ठीक है। और जो लोन था, उसने कोई सैलरी ली हुई थी एडवांस में, वो आपने उसे हर महीने 10-10 हज़ार काट रहे हैं आप, तो वो आपने ले लिया उसे। प्रोविडेंट फंड उसका 10% था, तो सैलरी का 10% 10,000 ही बनता है बेसिक सैलरी का, वो काट लिया। तो नेट में आपने जो है ना उसको पेमेंट की। और जस्ट मैं अज्यूम करता हूँ, मैं जस्ट सिर्फ एक वो नंबर लिखने के लिए, जैसे है ना 1 लाख 1,10,000 हो गया, तो उसमें से आपने 10,000 इधर कट गया, 10 इधर कट गया, तो पीछे कितने रह गए? 90,000। और 90,000 में भी जस्ट हम एक थोड़ी राउंड फिगर रखने के लिए कहते हैं कि ईओबीआई जो है ना 1,000 कट गई थी, तो 89,000 आप उसको बैंक से पे कर रहे होंगे, ठीक है। अब आप कहते हैं कि सर जी इसकी मुझे जरा एंट्री बताएं। मैं आपको एंट्री बताता हूँ, देखें क्या होगी इसकी एंट्री। यहाँ पे आप डेबिट लिखें, क्रेडिट लिखें, एंट्री होगी, देखें। बैंक से सबसे पहले ना एक तरीकेकार होता है कि एक्सपेंस देखें, एक्सपेंस कितना है आपका। तो सर जी ग्रोस एक्सपेंस तो मेरा इतना है, ये तो मैंने उसकी डिडक्शन कर ली है आगे। तो आप ना एक्सपेंस बुक करें सैलरी के नाम से, सैलरी एक्सपेंस 1,10,000 का। बैंक से कितने दिए हैं आपने, उसको क्रेडिट करेंगे टू बैंक। आप कहते हैं सर जी बैंक से तो मैंने 89 के दिया है। ओके ओके। आपने जो है उसकी लोन की जो डिडक्शन है, वो आपने कितनी कर ली, उसको क्रेडिट कर दें। जो लोन डिडक्शन था ना, आपने अपनी किताबों में उसको एडवांस बुक किया हुआ था ना कि मैंने इससे पैसे लेने हैं, अब उससे पैसे वो आ गए हैं, तो लोन को आप क्रेडिट कर दें, लोन रिसीवेबल जो है, कितने से? 10,000 से। उसके बाद ये वाली एंट्री है मैंने की है। प्रोविडेंट फंड आपने काट लिया, टू प्रोविडेंट फंड, वो आपने एक अलग से अकाउंट बनाया होता है ना, उसमें इकट्ठा होता रहता है, तो वो उधर चला गया, वो भी एक लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है। कुछ आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, कुछ उससे लेते हो, तो वो क्रेडिट हो गया। और जी ईओबीआई, ये आप ईओबीआई को चलान बना के उनको पे करते हो ना, तो ये भी पेएबल है आपका, ये भी क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी है ना, तो क्रेडिट होगा ये 1,000 इधर आ गया, ठीक है। तो अब अगर आप इस एंट्री को देखो ना, 89,000 और 1,000, 90,000 जमा 10, 1 लाख जमा 10, 1,10,000। तो देखें ये टोटल आपका डेबिट है, ये 1,10,000 का बन गया, सॉरी क्रेडिट। और ये जो डेबिट है इसका टोटल भी 1,10,000 का बन गया। तो ये एंट्री आपकी इस तरह से हो जाती है, ठीक है जी। तो ये सारी फिर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनको जो है वो डिस्क्लोज कर रहे हो। मतलब इनके ये सारे लेजर हैं, लेजरों में चला जाता है। इन लेजर्स का टोटल जो है कहाँ जाएगा? आपके ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस इन नोट्स में, ग्रुपिंग में, और अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो तैयार हो जाती हैं इस तरह से। मतलब एक ये पूरा साइकिल है अकाउंटिंग, जो कि हमने इंशाल्लाह एक्सेल की फाइल से उसे देखना है। लेकिन जस्ट देखें ना हमारे साथ, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आती है बहुत ज्यादा कि वी हैव ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको हमने बेसिक लेवल से साथ साथ गाइड करें। जी ब्रार भाई, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कर लें। 9-5 हो गए हैं, तो जस्ट हम ना बस थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, फिर मैं आपके माइक ओपन कर दूंगा, आपकी जो भी कोई क्वेश्चन है ना कर ले। जस्ट थोड़ा सा मुझे IS 1 के बारे में डिस्कशन कर लेने दें, जो हमारा एजेंडा है ना, ताकि हमारा वो कवर हो जाए। IS 1 जो है वो बेसिकली है आपकी प्रेजेंटेशन के बारे में, कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी क्या प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। ये रिप्लेस हो जाएगा किससे? IFRS 18 से। इससे तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि स्टैंडर्ड है, आपको बताता है कि भाई क्या चीज आपने डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। और ये
जैसे ही IFRS 18 मतलब 1 जनवरी 2027 से आएगा तो IS 1 रिप्लेस हो जाएगा। ये नहीं है कि तमाम कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई ज़ाया हो जाएंगी हो जाएंगी, लेकिन वो बस थोड़ी ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको अपडेटेड देता है। जैसे ये देखें IFRS 18 का सबसे बड़ी चेंज आएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। ये देखिए जो IS 1 है ना, ये आपको बताता है कि भैया अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे, ये है उसकी प्रेजेंटेशन। ये IS 1 के मुताबिक है कि सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम आएगा, ये लिखोगे कि क्या वो स्टेटमेंट क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन है या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्या है, पीरियड लिखोगे। ठीक है, अगर वो फाइनेंशियल पोजीशन है तो उसमें इस तरह से आ रही होंगी, शेयर कैपिटल का कॉलम, नॉन करंट एसेट का, ठीक है, करंट एसेट्स आपके, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और आपको पता है देखें ये एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड बराबर होती हैं। ये एसेट साइड है, टोटल एसेट 27 अरब के। ये देखें ये टोटल लाइबिलिटी और आपका जो कैपिटल है ये बराबर करें तो ये भी 27 अरब ही बनता है। ये बेसिकली ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ना उसकी एक अमली शक्ल है कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है, ये इसकी एक अमली नमूना है, अमली एक इसकी जो है ये फॉर्म है। रिसोर्सिस इज इक्वल टू सोर्सिस, क्योंकि मेरे पास अगर 27 अरब के एसेट्स हैं ना, उनमें प्लांट एंड मशीनरी भी है 11 अरब की, 1 अरब की इंटेंजिबल है, सॉफ्टवेयर है 51 अरब के, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, स्टोर स्पेस हैं, तो वो मैंने कहीं ना कहीं से खरीदे हैं। ठीक है, जिसमें से देखें 8.9 अरब मुझे ओनर्स ने दिया है। इस पोर्शन को ना ओनर्स इक्विटी पोर्शन भी कहते हैं, ओनर्स इक्विटी, कि ये पैसे ओनर्स ने लगाए हैं। आप कहते हैं कि सर जी अच्छा 27 अरब में से सिर्फ 8 अरब ओनर ने दिए हैं, बाकी कहाँ से आ गए? मैंने कहा यार देखो 4.8 अरब तो मैंने लोगों के ही देने हैं बैंकों से, और पता नहीं कहाँ कहाँ से 13 अरब के भी लोगों को देने हैं। तो सर जी आपने इनको अलग अलग क्यों लिखा? ये वो है नॉन करंट है और ये करंट है। नॉन करंट मीन्स ऐसी लाइबिलिटी जो मैंने 1 साल के बाद देनी है, और करंट लाइबिलिटी वो है जो मैंने विद इन अ ईयर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनकी बाइफर्केशन कर रहे होते हैं अकाउंट्स में। जो खासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उनमें ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप बुक वैल्यू निकालते हो ना शेयर की, या आप कहते हैं कि सर जी आप जरा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जस्ट आप एक एनालिसिस करने के लिए आप इस पे आते हैं और आप देखते हैं, मैं जस्ट आपको IFFC की PSX देखिए, हमारे काम की चीजें हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बड़ी बूम कर रही है, तो ये जस्ट मैं आपको ये सिर्फ कोई अकाउंट्स या ये वो चीजें हम सीखें वो तो इंशाल्लाह सीख ही लेंगे हम, लेकिन हमें इन चीजों का पता होना चाहिए। देखें जो है कितने का शेयर है इसका, 576 रुपए का। आप कहते हैं सर जी मैं इसको बाई करूं या ना करूं? मैं आपको कहता हूँ यार सबसे पहले तो ना इसके अकाउंट्स जाके डाउनलोड करें। ये देखें नीचे आए, ठीक है, और इसके अकाउंट्स ढूंढें किधर है, ये रहे फाइनेंशियल रिपोर्ट एनुअल, ये इस पे जाएं डाउनलोड करें और उसमें इस पोर्शन पे आए इक्विटी वाले पे, ये टोटल इक्विटी लें और नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें। टोटल इक्विटी लें, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दें तो एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी ना, बुक वैल्यू। उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू से कंपेयर करें। अगर लेट सपोज इधर आ जाते हैं 500 और मार्केट में ये कितने का चल रहा है, 576 का था, कितने का था, हाँ हाँ 576 का, आप कहते हैं कि सर जी ये ओवर वैल्यूड है, हाइप क्रिएट हुई है। मैंने कहा यार एक ये भी बात है, दूसरी ये भी तो देखो ना, आपने जो अकाउंट्स लिए हैं वो अकाउंट साल पुराने हैं, 2025 के हैं, अभी 26 के अकाउंट्स आए ही नहीं है। आपने कहा हाँ हाँ सर ये भी हो सकता है, तो वो तो पिछली सेल की बेस में ना, हो सकता है कि अभी जो अकाउंट्स आए उनमें उसकी मार्केट वैल्यू 600 पे चली गई हो, बुक वैल्यू सॉरी। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आप अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू को देखते हुए ना शेयर को परचेज भी करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। बैंक भी जब लोन देते हैं ना वो इस पोर्शन को देख के देते हैं। वो कहते हैं कि यार बाकी तो आपने लोगों से पैसे पकड़े हुए हैं ना, लाइबिलिटीज हैं, जरा इसमें बताएं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है, कि जो आप प्रॉफिट कमाते हो कहीं बार बार डिविडेंड तो नहीं ले जाते। फिर वो इस पोर्शन पे आते हैं आपकी इक्विटी पे। इधर ये देखें इस कंपनी ने 2022 में 109 मिलियन का डिविडेंड निकाल लिया था, 23 में भी 109 मिलियन का निकाल लिया था। ठीक है, तो वो इधर भी आके बड़ा वो कहते हैं कि जो ओनर पैसे कमा रहे हैं वो निकाल तो नहीं रहे। ठीक है, तो जो डिविडेंड ले रहे हो ना तो उनको भी थोड़ा ना, खैर ये नहीं है कि अगर अच्छी कंपनी है पहले ही तो लेते भी रहे डिविडेंड, को इतना इशू भी नहीं है, लेकिन वो इसको भी कहते हैं कि नहीं आप री इन्वेस्ट किया करें। तो ये जो IS 1 है ना ये प्रेजेंटेशन देता है कि आपने किस तरह से जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दिखाना है, पढ़ाना है, सॉरी प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो अभी जैसे ये P&L है ना, इसका जैसे फॉर्मेट है, देखिए सेल है, कॉस्ट ऑफ सेल है, इस तरह से आ रहा है। अब जो इसका रिवाइज पैटर्न आएगा ना वो ये है, उन्होंने इसको ना डिवाइड कर दिया कुछ हिस्सों में कि आपने ना ये कैटेगरीज देनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी
और फाइनेंसिंग। जिस तरह से आपकी कैश फ्लो बन रही होती है ना, सेम उस तरह से उसने पीएनएल का पूरा फॉर्मेट ही चेंज कर दिया है। ये फॉर्मेट एज पर आईएफआरएस 18 है। ऑपरेटिंग मतलब जो आपकी डे टू डे ऑपरेशंस है ना, आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, उनसे आपने क्या कमाया, मैंने 23 मिलियन लेट्स सपोज कमाया। उसके बाद आपने जो कहाँ आगे पीछे कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है, कोई डिविडेंड इनकम आई, कोई आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन आया, कोई इंटरेस्ट इनकम आई, कोई गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आया, वो 27.9 है। ठीक है, सॉरी 27.9 नहीं, ये टोटल है, ये तो 27 तो इन सब का टोटल करके इसमें आ गया, तो वो ये थोड़ी सी है। तो ये कितना है? फिर फाइनेंसिंग, या आपने जो लोन वगैरह लिए हैं उस पर कितना मार्कअप दिया, क्या दिया, तो अपने एक्सपेंसेस बताएं। तो ये थोड़ी ना एक अच्छी फिगर बनती है, मतलब ये प्रेजेंटेशन की पॉइंट से अच्छे से पता चलता है कि भाई हम कितने पैसे कहाँ लगा रहे हैं, किस जुमरे में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन एप्लीकेबल होगी 1 जनवरी 2027 से। तो आप जो भी प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कंसल्टेंट ऐप बनाते हैं ना, तो फिर इस पैटर्न पे बनाया करेंगे, अगर आपकी कंपनी आईएफआरएस फॉलो कर रही है तो। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे इनकम टैक्स एक्सपेंस आएगा, और ये कुछ उन्होंने मैंडेटरी टोटल्स दिए हैं कि ये आपने लाजमी बताने हैं। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्स कितना है। ठीक है, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताना है, तो ये इसमें बस चेंज है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट पैटर्न जहाँ पे हैं वहीं पे फॉलो करेंगे। तो ये आपका आईएफआरएस 18 में मेजर चेंज आने वाली है। जो आईएस 1 है वो जस्ट आपको क्या बताता है कि बैलेंस शीट और पीएनएल का। हम इसमें ना मजीद डिस्कशन करेंगे, तो ये अभी डिस्कशन हमारी इस पर कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन चूंकि आज टाइम बस हमें यही इजाजत दे रहा है कि आप इतना ही वो करें। और जो ऑनवर्ड क्लासेस होंगी वो हम थोड़ा देखिए ना, जैसे आज के 10-15 मिनट 20 मिनट हमने इनिशियली उस पर लगाए, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम जस्ट अपनी चीज़ों पे ही जो मेन चीज़ें हैं उस पर लगा रहे होंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा बेसिक लेवल की चीज़ें थी तो इसलिए टाइम लगा, लेकिन ऑनवर्ड हम इस पे ही अपने एजेंडा आइटम्स मेन है उनको फोकस करके चल रहे हो। तो आज के लिए इतना ही जी, 9:15 हो चुके हैं। मैं आपके माइक ओपन करता हूँ, तो आप लोगों की जो भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कर सकते हैं।